सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समीकरण और सरसंख्या। यानी अब आज से आपकी जो है वो बीजगणित स्टार्ट हो गई है। बीच में एक चैप्टर आपका अभी हमने छोड़ा है जो कि है प्राकृतिक पूर्ण परिमेय अपरिमेय संख्याओं की अवधारणा। वो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, उसमें बस इतना हमें पढ़ना है कि बीच की संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो वो हम लास्ट में कवर करेंगे, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारा आपको पढ़ना है। ये अलजेब्रा ही कम से कम आपकी 7 या 8 दिन तक चलेगी। उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, है ना, फिर ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, यानी काफ़ी सारा अभी आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल लास्ट में हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले देखेंगे कि समीकरण होता क्या है। देखो, समीकरण आपका वह होता है जिसमें एक तो दायां पक्ष होता है, ठीक है ना। बात को समझना, समीकरण में क्या होगा, दायां पक्ष होगा और बायां पक्ष होगा। ये दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ये क्या होगा, दायां पक्ष मतलब जो लेफ्ट या जो राइट हैंड होगा वो दायां पक्ष और जो लेफ्ट हैंड होगा वो बायां पक्ष कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप कोई एक संख्या लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया, मान लिया a+b बराबर के मैंने लिख दिया कि 9 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, बाईं तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, बायां पक्ष हो जाएगा। और 9 आपका दाईं तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा। और इनके रिलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वल का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है, यही समीकरण होता है। समीकरण में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होती हैं, इक्वल होती हैं। उनको इक्वल दिखाने के लिए हम बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बस इतना समझना है आपको कि ये समीकरण होता है, ठीक है ना। अब देखो, समीकरण कितने प्रकार का होता है वो भी आपको सीखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा समीकरण कौन सा है। अब आपको लिखना है समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार में मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला प्रकार जो आता है वो होता है रैखिक समीकरण। सबसे पहला कौन सा आता है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन सा समीकरण होता है, तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होती है, 1 होती है। चर की उच्चतम घात कितनी होती है, 1 होती है। दुनिया का कोई सा भी समीकरण जिसमें उसमें जो चर है उसकी उच्चतम घात अगर 1 है तो वो कैसा समीकरण कहलाएगा, वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहोगे तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज दैट 2x प्लस में 3 बराबर के 9, तो यहाँ पर चर राशि क्या है आपको पता है। चर राशि होती हैं अंग्रेजी के लेटर x y z a b c j k l, ये सब चर राशि होती। तो यहाँ पर चर राशि क्या है, x है, और x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये कैसा समीकरण होगा, ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। यानी x की घात 1 है, अर्थात यह कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। दूसरे की मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर, तो वो आता है द्विघात समीकरण। कौन सा आता है मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण। अब सारा आपको नाम से ही पता चल जाएगा द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब घात, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो। चर की उच्चतम घात मेरे दोस्त यहाँ पर 2 होगी। चर की उच्चतम घात क्या होगी, 2 होगी। वही हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल से आप इसको देखोगे तो जैसे इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिख दिया 2x² प्लस के 3 बराबर के 9, हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर x की घात 1 थी, तो वो कैसा समीकरण हो गया, रैखिक। लेकिन यहाँ पर x की घात कैसी आ गई, 2 आ गई, तो ये कैसा समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। इस बात को आप समझ
समझ पाए हैं, ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, तीसरा आपका आता है त्रिघात समीकरण। ये तीसरा हो गया आपका कौन सा समीकरण, त्रिघात समीकरण। जिस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण को संधि विच्छेद करके डिफिनेशन निकाली थी, ठीक उसी प्रकार त्रि का मतलब क्या होता है 3 और घात का मतलब घात। ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात कितनी हो मेरे दोस्त, 3 हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। मतलब इसमें चर की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो उच्चतम घात होगी, वो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 3 होगी। इसमें चर की उच्चतम घात 3 हो जाएगी। ये आपका त्रिघात समीकरण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल आप इसका देखोगे तो यही मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि 2x³ प्लस में 3 और बराबर में 9। तो यह कैसा आपका समीकरण है, यह आपका द्विघात नहीं है, ना तो रैखिक है, ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है कितनी है, 3 है, तो ये x की पावर 3 वाला है, यानी कि सबसे बड़ी घात 3 है, तो त्रिघात समीकरण। ऐसे आप काफ़ी सारे बना सकते हो। अगर 4 घात रहेगी उच्चतम तो चतुर्थ घात समीकरण। तो लास्ट में एक आता है कि n घात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं बहुघातीय समीकरण। एक आता है आपका बहुघातीय समीकरण। ये बहुघातीय समीकरण क्या होता है, तो वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम पावर n हो, मतलब कुछ पता ही ना हो, तो जिसमें चर की उच्चतम पावर क्या हो, इनफाइनाइट हो, चर की उच्चतम पावर n हो, उच्चतम पावर n हो, वो क्या कहलाएगा, वो आपका बहुघातीय समीकरण कहलाएगा। इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इससे केवल ऐसा क्वेश्चन बना था एक बार कि 2x की पावर n प्लस में 3x प्लस में 9x² बराबर के अगर 0 है तो आपसे पूछ लिया गया कि यह कैसा समीकरण है, यह कौन सी घात समीकरण है। तो आप देखो यहाँ पर चर की 1 घात भी है, चर की घात 2 भी है और चर की घात n भी है, लेकिन सबसे बड़ी कौन से चर की घात है, क्योंकि सारी परिभाषाओं में उच्चतम 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 और उच्चतम लिखा हुआ है। तो यानी कि ये x², x से हमें कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात n, तो x की घात n है, यानी ये कैसा समीकरण हो जाएगा, ये बहुघातीय समीकरण हो जाएगा। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बहुघातीय समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण क्या होता है ऐसा आपको पता चल गया होगा। अब समीकरण की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी बनता है, तो आइए उसको भी हम लोग सीखते हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। हाँ भाई, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम आगे देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तथ्य क्या होते हैं, इसमें हमको यहाँ सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो आप सीखोगे तभी आप एग्जाम्पल जो इसके अभी मैं कराऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आप कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 से तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो इसके जो तथ्य होते हैं समीकरण के, वो कौन से तथ्य होते हैं। समीकरण के तथ्य ये होते हैं कि सबसे पहला तथ्य क्या होता है कि हम दोनों तरफ समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी LHS, मैं अब इस तरह लिख रहा हूँ, LHS बराबर अगर RHS ऐसा ही तो समीकरण लिखा होगा, तो दोनों तरफ किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर इधर को B जोड़ा तो हम B इधर भी जोड़ सकते हैं, यानी समीकरण में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं और कोई भी संख्या क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई सी भी नंबर आप जोड़ भी सकते हो, कोई सा भी नंबर घटा सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे आपके समीकरण पे क्या होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को आप समझ लेना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको समझ के बिना आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। पहला तथ्य हो गया। दूसरे तथ्य की बात करते हैं, तो जिस प्रकार आप जोड़ और घटा भी सकते हो, ठीक उसी प्रकार भाग और गुना भी आप कर सकते हो। अगर समीकरण ऐसे लिखा है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा, तो किसी भी संख्या से आप गुना
भी कर सकते हो या फिर आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो, किसी भी संख्या से गुना भी कर सकते हो, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो, उस पर समीकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना भाई, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो, अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि 2x + 3 बराबर के 9। अगर ये है, आपसे समीकरण में जब भी पूछा जाएगा तो समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हम x का ही मान निकालते हैं, जो चर राशि होती है उसी का ही मान निकालते हैं। अगर मैं कह दूं यहाँ पर मैं क्या जुगाड़ करूँ, कुछ भी जोड़ दूं, कुछ भी घटा दूं तो हमें x का मान पता चल जाए। तो आप देखो, यहाँ पर हमें 3 को गायब करना है, तो हम दोनों तरफ अगर 3 3 घटा दें, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कर दें, -3 कर दें, 3 घटा दें। तो जब 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 माइनस में 3 बराबर 9, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये +3 -3 ख़त्म हो जाएंगे, यानी 2x बराबर क्या बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा। यानी x बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो 6 और 2 आ जाएगा बटे में, 2 3 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब अगर आप उत्तर की जांच भी करोगे तो इसी उत्तर की जांच करने के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें x का मान रख दो। क्वेश्चन था 2x + 3 बराबर 9, x बराबर रखोगे 3, तो जब x बराबर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस में 3 बराबर के 9, यानी 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 बराबर 9 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो जब यह बराबर हो गया तो जो उत्तर आया हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। यानी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समीकरण में दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी हम घटा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिया ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है ना, इतनी बात हो गई, समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सर्वसमीका देखेंगे। समीकरण हो गया, अब देखो सर्वसमीका देखेंगे कि सर्वसमीका क्या होती है। देखो ये समझ लेना मेरे दोस्त, यहाँ से आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन देकर। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है। अब अगर मैं सर्वसमीका की बात करता हूँ, सर्वसमीका क्या होती है, तो ज़रा एक बात समझो, इसकी परिभाषा मत समझो, सीधा आप क्या समझो, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर मान लिया लिखा है कि x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये होता है x² प्लस में हो गया 4 और प्लस में क्या हो गया 2ab, 2 दूनी 4 और ये x हो जाएगा, 2ab 2 दूनी 4 और ये x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब ये आपका एक सर्वसमीका, हमने आपसे कह दिया बताओ सर्वसमीका है कि नहीं है, बताओ सर्वसमीका है कि नहीं है। अब आप अगर ऐसे आ गया तो आप क्या करोगे, है या नहीं है। तो आपको क्या करना, सर्वसमीका क्या होती है कि x का आप कोई सा भी मान ले लो। दुनिया में अगर सर्वसमीका लिखी है तो आप चर राशि का कोई भी मान ले लो। देखो स्टेप समझना, इसके स्टेप क्या होते हैं। चर का आप कोई भी मान ले लो, कोई भी मान, चर का कोई भी मान ले लो, हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। चर का आप कोई भी मान, यहाँ चर राशि क्या है, x है, x का कोई भी मान ले लो, 1 2 3 8 9 10 16 17 18 कुछ भी ले लो, LHS RHS हमेशा बराबर रहेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि x बराबर हमारा 1 था, x बराबर क्या था, 1 था। अगर x बराबर 1 मैं रख रहा हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x बराबर 1, 1 का स्क्वायर
+4 और प्लस में क्या आ जाएगा 4 इंटू के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 प्लस में 4 1 कम 4 4 4 8 1 9 9 बराबर क्या आ गया 9 आ गया। लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं, आप सोच रहे हो कि सर जी आपने इसको फिक्स किया है, लेकिन मैं अब x का और भी मान मानकर आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन में x बराबर मैं 2 रख देता तो क्या हमारा LHS RHS के बराबर आता? बिल्कुल। तो देखो x बराबर 2 रखते तो ये हो जाता 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाता मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में ये हो जाता 4 इंटू के 2 हो जाता। जब 2 और 2 4 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे 8 4 12 4 16 तो देखो 16 बराबर क्या आ गया 16 आ गया। यानी कि चाहे जो x का मान रख लो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर आप x बराबर 3 रख रहे हो तो भी क्या आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर आएगा? आओ देख लेते हैं। अगर x बराबर मैं 3 रखूँगा तो 3 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना, और प्लस में 4 है तो 4 प्लस में 4 इंटू के 3 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। तो 3 2 5 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ये 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 प्लस में क्या हो गया 4 3 12 हो गया। अब देखो 12 4 16 और 16 9 25, यानी 25 बराबर के 25। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्वसमीका वह होगा जिसमें आप चर राशि का कोई सा भी मान रख लो, चर राशि का आप कोई सा भी मान रख लो, वो प्रत्येक कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेगा बराबर करेगा। लेकिन समीकरण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समीकरण में क्या होता है, जरूरी नहीं कि बराबर आए, समीकरण में जरूरी नहीं है कि बराबर आए, ठीक है ना, लेकिन सर्वसमीका में हर हाल में बराबर आएगा। ठीक बात है, ये बात दिमाग में बिल्कुल याद रखना है। समीकरण में जरूरी नहीं कि बराबर आए, लेकिन सर्वसमीका में बराबर आएगा। x बराबर इसमें 4 रख लो, इस बराबर 5 रख लो, कुछ भी रख लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, ओके डन। चलो आगे पहुंचते हैं अगले। अब अगर अगले में इतनी बात आप समझ गए हो ना तो लगभग सारा आप कुछ सीख चुके हो, बस थोड़ा आपको और सीखना है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा आपको और सीखना है, फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो मैंने वो तो आपको बताया ही है कि प्लस माइनस इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आज का मैं क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। हमने कह दिया कि 3x + में 9 बराबर में 2x प्लस में 13। तो आपसे कहा गया x का मान बताओ। ये पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। ये मैंने पहला प्रश्न कह दिया कि 3x + 9 बराबर 2x + 13। तो x का मान बताओ। कैसे आप बताओगे x का मान? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पद होते हैं सजातीय और पद होते हैं विजातीय। सजातीय पद जो एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे पदों को आप एक तरफ ले लो। देखो ये हो गया आपका 3x, ये हो गया 2x, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, केवल गुणांक बदले हैं, तो इनको एक तरफ ले लो। अब ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, यानी ये 3x और 2x इधर आ गया, किस में हो गया माइनस में, बराबर उधर आपका था 13 और ये प्लस के 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9 बच जाएगा। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। 3x से 2x जाएगा तो x बच जाएगा, बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 4 बच गया, यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का क्या है उत्तर है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है उत्तर है। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो देखो क्या उत्तर की जांच करने से हमारा सही उत्तर आ रहा है। x बराबर 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू के 4 और प्लस में हो जाएगा 9 बराबर के 2 इंटू के 4 प्लस में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखो 4 3 12 8 20 से कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ देखो 4 दूनी 8
और 13 7 20 से 21 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये हमारा जो उत्तर आया है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और ऐसे प्रश्न इस बार जो आपका अभी बैक पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है, और ये प्रश्न तो बिल्कुल एकदम कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए हो। इस पे मेरे दोस्त हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे आपकी ना कि देखना बीजगणित तो बिल्कुल आपको आसान ही लगने लगेगी। अब देखो, अब आता है मेन बात, समझते हैं द्विघात समीकरण से क्वेश्चन कैसे बनकर आता है। द्विघात समीकरण से तो देखो मेरे दोस्त, मेरी बातों को समझना ज़रा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्ज़ाम्पल नंबर 1, हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लिखा, हमने कहा यहाँ लिखा है 2x², और मैंने मान लिया प्लस में क्या लिख दिया है, प्लस मैंने लिख दिया है 4, है ना, प्लस मैंने लिख दिया है 6 लिख दिया, 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12, और प्लस में मैंने लिख दिया है x, ठीक है ना, प्लस मैंने लिख दिया x। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस x प्लस के 6 बराबर 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा x के मूल ज्ञात करो, x के मूल ज्ञात करो। ये अभी आपको समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन अभी सारा कुछ आपके क्लियर कर देंगे हम। x के मूल का मतलब क्या है, जो ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकलते हैं, x के 2 मान निकलते हैं, वही क्या कहलाते हैं, x के मूल कहलाते हैं। मूल कह लो या आप इसको हल कह लो, x के हल कहलाएंगे। तो ऐसा प्रश्न आपका जब भी कभी बनेगा तो करना क्या है, बेसिकली आपको वो समझो। ये आपको लिखना है ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर के 0। ये जो आपको है इसको हमेशा इससे तुलना करना है। ये आपकी एक्सटेंडर फॉर्म होती है किसकी, द्विघात समीकरण की। हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इससे हमेशा क्या कर लोगे भाई, कंपेयर कर लोगे। यहाँ पर जो आपको a, b और c दिख रहा है ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। जहाँ a, b और c क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक आपको पता है ना, इंटीजर्स, ये प्लस में भी हो सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं। और ये जो x दिख रहा है ये तो आपको पता ही क्या है, चर है ना। तो ये x चर है, आपको पता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से आपको समझना है। सॉल्व करने का अगर मैं तरीका आपको बताऊं, सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 में बताऊं, या पहला आपको बताऊं क्या होगा, तो a और c यानी जो a और c है उनका आपको गुना कराना है। जो a और c हैं उनका गुना कराओगे। अब जब दो संख्याओं का गुना करा दोगे तो एक संख्या तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जब किन्हीं दो संख्याओं का गुना कराओगे तो कोई संख्या तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इस संख्या में यहाँ जो भी संख्या आएगी उसके आपको 2 गुणनखंड करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं कि चाहे तो आप उसको जोड़ो, चाहे तो आप उसको घटाओ, जोड़ो चाहे घटाओ। आना क्या चाहिए, जो b के स्थान पर संख्या है वो आनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि a प्लस c का आपको करना है गुणा, a प्लस c जो पूर्णांक होंगे उनका आपको गुणा करना है। जो भी संख्या आएगी उसके 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं कि चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, b के स्थान पर जो संख्या है वो संख्या मिलनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में हम कैसे लगाएंगे, ज़रा उस बात को आपको समझना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में। देखो अब मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम ax² प्लस b से करेंगे। कुछ क्वेश्चनों में मैं तुलना करके दिखाऊंगा, बाकी फिर आप समझ जाओगे। अगर मैं इसकी तुलना करूंगा ax² प्लस bx प्लस में c बराबर के 0 से, है ना, तो ज़रा हमें ये बताओ कि a बराबर कितना है। a बराबर कितना, तो a के स्थान पर क्या है 2, तो a बराबर 2 हो गया। b बराबर कितना है, b के स्थान पर यहाँ क्या है x, x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा ना,
भाई बोलो कुछ नहीं तो एक तो होगा ही। तो ये b बराबर हमारा कितना आ गया 1 और c बराबर कितना आ गया 6। अब इतना आपने लिख लिया a b c। अब आपको करना क्या है, आपको मैंने बताया सर्वप्रथम आपको a गुने c करना है। a गुने c, a क्या है 2, c क्या है 6, तो आप करोगे 2 गुने 6 और 2 गुने 6 का मतलब क्या आ गया 12। एक संख्या आ गई 12। 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर b वाले स्थान पर जो संख्या है वो संख्या आनी चाहिए। तो 12 के कौन कौन से हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो देखो पहले बात को समझ लो। 12 के हम कितने गुणनखंड कर सकते हैं, एक तो हम 12 एकम 12 कह सकते हैं और दूसरा गुणनखंड हम इसको 4 इंटू 3 कह सकते हैं। तीसरा गुणनखंड हम इसको क्या कह सकते हैं 6 इंटू 2 कह सकते हैं। अब कौन सा गुणनखंड लेना है वो आपको समझना है। आपको b वाले स्थान पर जो संख्या वो लाना है। b के स्थान पर क्या है 1 है। अब 1 कैसे आप लाओगे भाई, 12 में से 1 घटाओगे तो भी 1 नहीं आएगा, 12 में 1 जोड़ोगे तो भी 1 नहीं आएगा, मतलब ये गुणनखंड हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस गुणनखंड की बात करूं तो 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, लाना हमको 1 है। 6 में 2 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, लाना हमको 1 है, मतलब ये भी गुणनखंड नहीं चलेगा। क्या सर ये चलेगा? 4 में 3 घटाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, मतलब ये गुणनखंड हमारा काम चल जाएगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसे सारे फैक्टर में लिख रहा हूँ। अभी ऐसा टाइम आएगा कि आप ये फैक्टर खुद से ही कर पाओगे। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देना है। इस क्वेश्चन को लिखोगे आप 2x² प्लस में। अब जहाँ x है वहाँ आपको क्या लिखना है, वहाँ लिखना है 4 इंटू 3, यानी 4 में से 3 घटाओगे तभी ना x बचेगा। तो आप यहाँ x के स्थान पर क्या लिखोगे, x के स्थान पर लिख सकते हो 4 माइनस के 3 और ब्रैकेट के बाहर x कर दोगे प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक है ना। अब आपको क्या करना, इस x से पहले इस 4 में गुना करना है, फिर इस 3 में गुना करना है। तो सबसे पहले इस 2x को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2x² को प्लस में 4 का x से करेंगे तो 4x। अब माइनस का यहाँ हो जाएगा तो माइनस के 3x और प्लस में 6 बराबर में 0। अब क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ 4 पद बन रहे हैं भाई, 1 2 पद ये हो गए और 1 2 पद ये हो गए। आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ऐसी उभयनिष्ठ चीज़ लो जो दोनों में हो। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा भाई, x इसमें है, x इसमें है, यानी कॉमन हमेशा सबसे छोटी घात लेंगे, पावर 2 नहीं लेंगे, सबसे छोटी घात पावर 1 लेंगे। तो हमने x कॉमन ले लिया, लेकिन 2 भी तो कॉमन मिल रहा है तो 2x कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट जैसे कॉमन लिया तैसे ब्रैकेट, 2x से 2x² को डिवाइड करोगे तो ये x बच जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4 ये 2 बच जाएगा। ठीक है ना, x से x ख़त्म, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन माइनस के 3 प्लस के 6, कॉमन क्या मिल रहा आप हमें बताओ ज़रा, कॉमन क्या मिल रहा? तो कॉमन मिल रहा है आपका माइनस के 3x। कॉमन क्या मिल रहा, माइनस के 3 मिल रहा है। तो जब माइनस के 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पर माइनस के कॉमन लिया ना, तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह सदैव बदलता है। जब भी कभी मैं माइनस का चिन्ह लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह सदैव बदल जाएगा, यानी 3 से 3 ख़त्म तो ये आ जाएगा x, और ये प्लस में था हमने कॉमन माइनस में लिया तो ये माइनस का 3 दूनी 6 2 आ जाएगा बराबर के 0। अब आप एक चीज़ समझो, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था तो इसलिए मैं इसको और आगे नहीं हल करूँगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों क्या है कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा, जो आपके बुक में दिया है, वो दोनों में सेम आएगा। यहाँ पर गलती क्या हुई, क्यों बराबर नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे दोस्त एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों, किस लिए? क्योंकि आपको ये प्रोसेस समझाने के लिए इस प्रोसेस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। बाकी ये चीज़ अभी मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, सब में इक्वल आएगा, सब में इक्वल आएगा, क्योंकि ये सेट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा सेट है।
यहाँ पर मैंने बना के बताया। तो बेसिकली आपको जो समझना था वो आपको इतना समझना था कि ए बी सी यानी कि हम कैसे तोड़ते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे फिर हम चीज़ों को नहीं सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके आगे सॉल्व करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या मतलब है एग्जाम्पल, ये हम अगले क्वेश्चन से सीख लेंगे, है ना। इसको आप नोट कर सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप देखो बेसिक जितना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप कोशिश करना उनको लगाने की। फिर कल हम इसके आगे बुक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, है ना। बुक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं एग्जाम्पल तो ना लिखो लेकिन सर्वसमिका लिख लो। जो इम्पोर्टेंट सर्वसमिका है वो आपको लिख लेनी है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ महत्वपूर्ण सर्वसमिका, जो आपके सिलेबस में है और जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। महत्वपूर्ण सर्वसमिका, सबसे पहली सर्वसमिका क्या आती है, वो आती है a+b का होल स्क्वायर। और यही मैंने अभी बताया था, ये होता है a² प्लस में 2ab प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। दूसरी सर्वसमिका आपकी होती है a-b का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाता a² प्लस के माइनस के मैं कर देता हूँ, पहले उसको लिख देता हूँ, माइनस के 2ab और प्लस में क्या होता है b² होता है। तीसरी जो आपको याद रखना है वो होता है a+b+c का होल स्क्वायर, वो होता है a² प्लस के b² प्लस में c² प्लस में 2ab bc और ca, ये आपको याद रखना है। चौथी सर्वसमिका आपको क्या याद रखना है, a+b के होल क्यूब बराबर a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b। चौथी सर्वसमिका हो गई। पांचवी आपको क्या याद रखना है, a-b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस में b³ माइनस है ना, सॉरी माइनस है, तो a³ माइनस b³ माइनस में 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इन दोनों से नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन इन 3 चीज़ों से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप पिछले साल का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको मैं एक आज कार्य दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को क्या करना है, आपको लर्न करना है, याद करना है। ये आपका क्या है, ये होमवर्क तो नहीं कहेंगे, ये आपका क्लास वर्क है, ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है ना। तो आज की क्लास से हमने इसके बारे में सीख लिया, समीकरण क्या, सर्वसमिका क्या, इनका यूज क्या है, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। अब कल के क्वेश्चनों में हम देखना कैसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।